अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का टॉपिक करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 42 है और लीनियर अलजेब्रा हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना पीछे आपने एक जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको पहले देख लेते हैं, फिर इसी को हम आगे लेकर चलेंगे, नया टॉपिक सीखने के लिए यूज़ करेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि वाई हैट जो होता है ये आपका y का नियरेस्ट पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ y। ठीक है, और ये w के अंदर लाई करता है, तो हम कहते हैं इसको लिखते कैसे थे, प्रोजेक्शन ऑफ y इन w। ठीक है, और अगर हम y से y हैट का डिस्टेंस निकालें यानी उसकी नॉर्म फाइंड करें, इट इज़ ऑलवेज लेस देन y माइनस वी नॉर्म। अब ये v क्या है, इस y हैट के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट हो सकता है, यहाँ है, कहीं भी है, लेकिन है w के अंदर। तो y का इस v से या किसी और v से आप डिस्टेंस निकालें और y का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालें, तो ये जो y हैट से डिस्टेंस होगा ना, ये इसका स्मॉलेस्ट होगा, हमेशा छोटा होगा। किसी दूसरे पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस लेंगे इस y का, तो वो हमेशा इससे बड़ा होता है, इसलिए हम इसको क्लोजेस्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम जो y हैट होता था इसको हम कहते थे बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टू y बाय एलिमेंट्स ऑफ w। अच्छा, अब इसी को माइंड में रखते हुए आपने अगला टॉपिक देखना है कि अगर आपके पास एक कॉलम स्पेस ऑफ A है और इसके अंदर आपको कोई वेक्टर है, लेट से जिस आप इसको b हैट का नाम दे दें जैसे हम y हैट का दे रहे थे। ठीक है, और बाहर एक और आपके पास वेक्टर है b, तो b से अगर आप इस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो b से जो b हैट का डिस्टेंस होगा ना, ये इसका सबसे कम डिस्टेंस होगा, यानी हम कहेंगे b हैट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ w, b। ठीक है, b हैट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ b इन कॉलम स्पेस ऑफ a। तो हम कहेंगे कि जो b हैट है ये प्रोजेक्शन ऑफ b है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ b। लेकिन ये अब w के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है, कॉलम स्पेस ऑफ a के अंदर है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बस y को उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया है, b से रिप्लेस कर दिया है। अब b जो है हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, ax जो है वो b के इक्वल होता है, यानी b जो है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू ax। तो हम b की बजाय यहाँ पे ax भी यूज़ कर सकते हैं, और b को अगर मैं b हैट कहती हूँ, यहाँ पे x को x हैट कह दें, तो ये जो x हैट है ना, इट इज़ द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। यहाँ पे जब आपको कहा जाएगा ना आगे क्वेश्चंस में कि आपने लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड करना है, उसका मतलब ये होगा कि आपने x हैट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, b हैट मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या है। a जो है वो एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो a और b हैट को यूज़ करते हुए आप x हैट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही, थ्योरी ज़रा बोर करती है आप लोगों को, तो बस मैंने मेन बात बता दी है। अब आगे चलते हैं। देखें, अगर तो ये जो ax हैट है, इससे अगर आप डिस्टेंस निकालें, हमने कहा कि b माइनस b हैट हम करें ना, तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो b हैट की देखिए हमने कहा क्या कहा है, b हैट की वैल्यू होती है ax हैट। तो मैं अगर इस b हैट की जगह ax हैट लिख दूँ तो ये इस तरह बन जाएगा ना, b माइनस ax हैट, यानी b हैट लिख लें या ax हैट लिख लें, बात तो एक ही है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो यूज़ हो सकता है, जैसे y माइनस वाई हैट होता था, b माइनस b हैट होता था, इस तरह से b माइनस ax हैट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर तो ये जो है x हैट हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन हमने पीछे पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये जो b माइनस b हैट होगा ना, ये ऑर्थोगोनल होगा टू कॉलम ऑफ a। अब a के जितने भी कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, आप बारी बारी तीनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले, इसका ले लें या इसका ले लें, बात एक ही है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल पहले कॉलम के साथ मैं उसको a1 कह रही हूँ, तो भी आपका आंसर 0 आएगा। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आप दूसरे कॉलम के साथ लेते हैं तो भी आंसर 0 आएगा। यानी ऑर्थोगोनल होने का ये मतलब होता है ना, इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अगर आप लें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात इन टर्म्स ऑफ a। अगर आप a का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ बन जाती है ना, तो अब जो a के कॉलम्स थे वो इसकी रोज़ बन चुकी हैं। तो अगर आप इसकी रोज़ का बारी बारी डॉट लें इसके साथ, तो भी आंसर 0 आएगा। बात एक ही है कि पहले हम कॉलम्स का ले रहे थे, और जब a ट्रांसपोज कर दिया तो वो कॉलम्स ही रोज़ बन चुकी हैं, तो अब हम रोज़ का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, वो रोज़ के ऑर्थोगोनल होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम ड्राइव करने के लिए रिलेशन एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि b माइनस ए एक्स हैट का a ट्रांसपोज के साथ जब आप लेंगे डॉट, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब a ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a ट्रांसपोज को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a ट्रांसपोज b आएगा। a ट्रांसपोज को ax हैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि a ट्रांसपोज फिर ax हैट। ठीक है, अब ये जो चीज़ माइनस हो रही है इसको उठा के आप ले जाएं दूसरी साइड पे, तो एक साइड पे a ट्रांसपोज b रह जाएगा और दूसरी साइड पे a ट्रांसपोज
ए हेक्स हैट रह जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल इक्वेशन फॉर एक्स हैट। इस इक्वेशन को भी हम आगे यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हैट या टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बस आपने याद कर लेनी है, ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स हैट। आगे डेफिनेशन और थ्योरम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखें, बी माइनस ए एक्स हैट का जो नॉर्म है, इट इज़ लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए एक्स का नॉर्म, यानी एक्स हैट वाला ऑब्वियसली क्लोजेस्ट पॉइंट होता है ना, तो ये डिस्टेंस हमेशा कम होगा इससे, और ये वही चीज़ है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन। अच्छा, हम लोगों ने अब आगे जब भी हमने लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड करना है ना, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, तो हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है, ए ट्रांसपोज ए एक्स हैट इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी, और इसमें से जब हम एक्स हैट की वैल्यू निकालेंगे ये हमारा लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर लीस्ट स्क्वायर एरर फाइंड करने के लिए आता है तो उसके लिए हमें एक्स हैट फाइंड नहीं करना, उसके लिए जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो होगी बी माइनस ए एक्स हैट की नॉर्म। इसका जो आंसर होगा ना, ये लीस्ट स्क्वायर एरर होगा, और एक्स हैट का जो आंसर होगा वो लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये दो बातें माइंड में रखते हुए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, फाइंड लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन एंड इट्स एरर, दोनों चीज़ें फाइंड करके दिखानी है आपने। तो लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन के लिए हमारी इक्वेशन हमारे पास है, हमें एक्स हैट चाहिए। एक्स हैट के लिए मुझे ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, तभी मैं एक्स हैट फाइंड कर सकती हूँ ना। ये अननाउन है तो बाकी सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, तो पहले मैं ये चीज़ निकालूंगी, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो देखें, ए ट्रांसपोज ए लिखा, ये जो ए ऊपर दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज ले लें, जो रो है 4 0 उसको कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, उसके साथ ए है तो आपने ए एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इजीली आप कर लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, 17 आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, 1 आ जाएगा, इसी तरह सेकंड रो को कर लेना है। ए ट्रांसपोज ए आ गया। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए ए ट्रांसपोज इंटू बी, तो देखें जी, ए ट्रांसपोज इंटू बी लिखा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यानी ए का ट्रांसपोज ले लें, इंटू बी की वैल्यू वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी ए ट्रांसपोज ए एक्स हैट इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। अब ए ट्रांसपोज ए का आंसर आ चुका है मेरे पास 17,115। एक्स हैट मुझे फाइंड करना है, तो इसमें मैं खुद से वेरिएबल्स रख लेती हूँ, x1 x2 दो होंगे क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे ए ट्रांसपोज बी का जो आंसर हमने निकाला है 1911, ये रख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व करें, बस आपने x1 x2 निकालना है। हमने पीछे बहुत सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं इसके, कि आप इधर से इक्वेशन बना लें 17x1 + x2 इज इक्वल टू 19, फिर x1 + 5x2 इज इक्वल टू 11, और वहाँ से आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x1 x2 निकाल लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको एचलॉन में कन्वर्ट कर लें, जब ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के, यानी 17,115, तीसरा कॉलम यहाँ पे 1911 लिख लें, इस तरह से 17,115 1911, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको आपने एचलॉन में कन्वर्ट कर लेना है, जब ये एचलॉन में कन्वर्ट होगा तो वहाँ से फिर आपको x1 x2 मिल जाएगी। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स उठा के आप उधर ले जाएं, उधर जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स फाइंड कर लेना है आपने, और फिर उन इन्वर्स को इस 1911 के साथ मल्टीप्लाई करके x1 x2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 मैंने आपको बता दिए, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आगे जो बड़े मैट्रिसेस आएंगे ना, उनमें हम एचलॉन का यूज़ किया करेंगे, लेकिन अभी ये छोटा सा मैट्रिक्स है, हम इसे इक्वेशंस बना लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। 17x फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 17x1 + 1x2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से पहला वाला 19, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बनेगी हमारे पास x2, ये सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस x1, सॉरी ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x1 + 5x2 इज़ इक्वल टू 11। अब यहाँ से आप जो है ये x1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। या आप कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर लें या उसको 5 से कर लें, तो इजी ये रहेगा कि हम यहाँ से सेकंड में से ना x1 इधर ही रखते हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये जो x1 की वैल्यू आपने निकाली है, ये हमने 2 से निकाली है, 1 में पुट कर देनी है, ये 17 एज इट इज़, x1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, प्लस x2 इज़ इक्वल टू 19। 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 17 11 ज़ार 187 आ जाएगा, माइनस 17 5 ज़ार कर लें, 5 7 ज़ार 35, 3 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 3 8, x2 + x2 इज़ इक्वल टू
19। अब x2 वाले दो हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लेना आपने। 84x2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 19। 84x2 को वहाँ जाके आप प्लस कर दें, 19 को आप यहाँ ला के माइनस कर दें। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 168, और 84 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके आप डिवाइड कर दें तो सामने x2 रह जाएगा। 168 को जब आप 84 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 2 आ जाएगा, x2 की वैल्यू आ गई। अब इसको आप किसी भी तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x1 निकाल लें। मैं थर्ड में कर रही हूँ। x1 इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 x2 की जगह डायरेक्ट हम 2 पुट कर देते हैं, ये 1 आ जाएगा जनाब। ठीक है, तो x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। तो ये मेरे पास x हैट का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ गया, ऊपर x1 की वैल्यू होती है ना जो कि 1 है, फिर x2 की जो कि 2 है। तो ये लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन मैंने फाइंड कर लिया है। अब मुझे चाहिए लीस्ट स्क्वायर एरर। लीस्ट स्क्वायर एरर के लिए मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है ना, b माइनस ए एक्स हैट। तो ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। b डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं वैल्यूज़, b माइनस, तो b की वैल्यू लिख लेते हैं 2011 माइनस a की वैल्यू जो कि हमें उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है 400211, साथ में x हैट है, x हैट की वैल्यू हमने खुद निकाली है 12। अब ये 2011 तो एज इट इज़, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 1 4, 0 2 0, तो ये 4 आ जाएगा। 0 + 2 4 आ जाएगा, 1 + 2 ये 3 आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दें, -2 -4, 11 में से 3 आप निकाल देंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास b माइनस एक्स हैट आ चुका है। अब मैंने इसका नॉर्म ले लेना है। नॉर्म लेने के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर। तो ये 4 + 16 + 64, तीनों को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 20 और ये 84 आ जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर एरर जो है वो √84 आ चुका है। लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 1 और 2 आया था। तो इस तरह से आप लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन और लीस्ट स्क्वायर एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें है जी फाइंड द जनरल लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू बी इन द फॉर्म ऑफ फ्री वेरिएबल्स। अच्छा, अब यहाँ पे फ्री वेरिएबल आने वाले हैं। देखें, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड करना है तो क्या चाहिए मुझे, a ट्रांसपोज a x हैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b। ये इक्वेशन होती है, तो मुझे a ट्रांसपोज a फाइंड करना है, a ट्रांसपोज b फाइंड करना है, फिर मुझे x हैट मिलेगा। a ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लें, a क्या होगा वो यही होगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपने खुद कर लेना है, काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं करूँगी तो टाइम बहुत लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हुआ हुआ है, देखें a ट्रांसपोज लिया उन्होंने, a लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 6 आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह से सब रोज कॉलम्स को आपने कर लेना है मल्टीप्लाई। फिर दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है a ट्रांसपोज b। ये ट्रांसपोज लिखा, b लिखा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अभी तक खुद से कुछ हमने फाइंड नहीं किया, जो हमें उन्होंने दी हुई है वैल्यूज़ हम वही यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड को और फिर फोर्थ को, तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ, हमने कैसे लिखना होता है, a ट्रांसपोज a x हैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b। ठीक है, a ट्रांसपोज a का जो आंसर आया है वो यहाँ लिखेंगे हम। ये देखें 1 2 3 4 रोज वाला। x हैट की जगह हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, x1 x2 x3 x4, क्योंकि 4x4 का मैट्रिक्स है तो यहाँ 4 वेरिएबल्स आने चाहिए। सामने ये ट्रांसपोज b का जो आंसर आया है वो भी ये देखें 4 वैल्यूज़ हैं, ये लिख लिया। अब क्या किया था हमने, पीछे तो इक्वेशंस बनाई थी और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया था। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसका उधर ले जाके इन्वर्स फाइंड कर लें वो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मैट्रिक्स है 4x4 का, तो ये भी लंबा काम है। डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा 4x4 का, फिर वो 3x3 वाले मैट्रिसेस आएंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, फिर 2x2 वाले आएंगे, फिर उनका लेंगे तो फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा। फिर एडजॉइंट भी बड़ा लंबा काम है, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे इतने ज़्यादा एलिमेंट्स के। तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 6 2 2 2, ये पूरा एज इट इज़ आपने लिख लेना है। ये ट्रांसपोज ए वाला जो आंसर आया था ना, 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2। ठीक है, और एंड पे b वाली वैल्यूज़ 4 -4 2 6। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है। पार्टीशन के लिए आप लाइंस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है एचलॉन के अंदर। ठीक है, अब वो आप लोगों की प्रैक्टिस ऑलरेडी है कि आप कैसे एचलॉन के अंदर लेकर जाते हैं। आप इसको पूरी को 6 से डिवाइड कर दें,
तो वो फ्रैक्शन आ जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इंटरचेंज कर लेते हैं, सेकंड को ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आएँ, फिर 2 वाली ऊपर आ जाएगी ना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इस पोजीशन पे आपका ऊपर 1 आ चुका होगा, फिर उसके नीचे आपने 0 बना लेने हैं, ठीक है। तो वो एचलॉन में कन्वर्ट करके ना फाइनल फॉर्म ये आ जाएगी, ठीक है। अब इधर से आपने इक्वेशंस बनानी है, कैसे बनानी है देखें, ये x1 का कॉलम है, फिर ये x2 का है, ये x3 का है, ये x4 का है, और ये b वाला था जो इक्वल के सामने आता है। तो x1 के साथ 1 है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1, फिर x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, x4 के साथ 1 आ रहा है तो प्लस x4, और इक्वल के सामने आ जाएगा 3, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल आएगी 3 माइनस x4, ठीक है। सेकेंड रो में आ जाए, x1 0 है, x2 के साथ 1 आ रहा है तो ये x2 आ जाएगा, ये x3 भी 0 है, माइनस x4, और इक्वल के सामने -5 है, यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो x4 जो है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह थर्ड रो में x1 भी 0, x2 भी 0, x3 और x4 हैं तो इनको आप कर लेंगे x3 माइनस x4 इज़ इक्वल टू -2, x3 की वैल्यू निकालेंगे तो x4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये x3 आ गया। इसी तरह से अब आपने x4 निकालना है तो वो तो सारा ही 0 हो गया ना चौथी रो में, तो जब सारे 0 हो जाते हैं तो हम कहते हैं x4 क्या होगा, यहाँ पे फ्री वेरिएबल होगा, ठीक है। अब हम अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, x1 की वैल्यू, x2 की, x3 की और x4 की, तो ये x हैट आ जाएगा। x1 की वैल्यू लिख लें, फिर x2 की वैल्यू, फिर x3 की वैल्यू जो हमने निकाली है -2 प्लस x4, और x4 तो x4 ही रहेगा क्योंकि वो फ्री वेरिएबल है। अब यहाँ से आप 2 मैट्रिसेस बना सकते हैं ना, 2 वेक्टर्स, 3 वाला 5 2 कांस्टेंट वाला अलग कर लें, x4 वाला अलग कर लें, तो वो हम कैसे करेंगे, 3 -5 -2, और इधर कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0, प्लस लगा के x4 वाले सारे अलग कर लें। इन सब के साथ ये -x4 था, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये भी प्लस है। अब पहले वाला तो एज इट इज़, और इनमें से x4 क्योंकि कॉमन आ रहा है तो आप x4 कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा ऊपर -1 नीचे 1 1 1, ये आपके पास x हैट का सोल्यूशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन मिल गया हमें। समझ आ गई है यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई बड़ा मैट्रिक्स आता है तो आपने उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है और फिर उस पर एचलॉन वाली जो है वो रो ऑपरेशंस अप्लाई करके एचलॉन में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उससे इक्वेशंस बनेंगी और वहाँ से सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट थ्योरम में उन्होंने हमें यही बताया कि जब आप इक्वेशन लिखते हैं ना, A ट्रांसपोज A x हैट इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज B, और आपको ये x हैट फाइंड करना है, तो ये जो A ट्रांसपोज A है इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा और उधर जाके उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्वर्स वाला हम कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत लंबा काम होता है, तो आप ये एचलॉन वाली बात ही माइंड में रखिएगा। वैसे ही MCQs के लिए आपको पता होना चाहिए, x हैट निकालने के लिए जब ये उधर जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन टू द फॉलोइंग सिस्टम। इसका भी लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड करना है तो आप जो है वो कर सकते हैं, हमने जो भी मेथड किया है, आपको A दिया हुआ है ना, तो पहले A ट्रांसपोज A फाइंड कर लें, फिर आप A ट्रांसपोज B फाइंड कर लें। जब दोनों फाइंड कर लेंगे तो फिर A ट्रांसपोज A के साथ इधर x की वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है, x1 x2 x3, और क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिए 3 है तो हम 3 ही लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसको एचलॉन में कन्वर्ट करना है और फिर आपने आगे से इक्वेशंस बना लेनी है। नेक्स्ट कह रहे हैं जी कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर एरर। अच्छा, लीस्ट स्क्वायर एरर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था b माइनस ax हैट, और साथ में इसकी नॉर्म आ जाती है। तो b आपके पास है, a भी आपके पास है, लेकिन x हैट नहीं है। तो x हैट का मतलब है कि वही काम हमें पूरा रिपीट करना पड़ेगा, x हैट पहले फाइंड करना पड़ेगा। जब x हैट आ जाएगा फिर उसको यहाँ पुट करके आपने, मैंने एग्जाम्पल 1 में आपको समझा दिया कैसे करते हैं, तो ये भी आपने खुद ही अटैम्प्ट कर लेनी है। पहले आपने A ट्रांसपोज A निकालना है, फिर आपने A ट्रांसपोज B निकालना है, फिर जो है वो A ट्रांसपोज A के साथ इधर आपने x हैट की वैल्यूज़ x1 x2 x3 लिख के फिर A ट्रांसपोज A वाला मैट्रिक्स आएगा पूरा, साथ में इसका जो आंसर होगा वो इधर आपने पार्टीशन के बाद लिख के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फिर आपने आगे कन्वर्ट कर लेना है एचलॉन फॉर्म के अंदर। तो आपके पास आ जाएगी जो नोटेशन वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये AX हैट का आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। x हैट फाइंड करके उन्होंने उसको A से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब AX हैट को आपने B में से माइनस कर देना है, इस तरीके से B माइनस AX हैट। तो B की वैल्यू आप लिखेंगे जो कि ये है, फिर माइनस लगा के AX हैट की लिखेंगे जो ऊपर फाइंड कर ली है वो लिखी, माइनस करके ये चीज़ आ गई। अब इस पर आपने बस नॉर्म का फार्मूला लगाना है नीचे। ये फार्मूला वही है मैग्नीट्यूड का कि नॉर्म लेने के लिए आप क्या करते हो,
पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, और ऊपर अंडर रूट आ जाता है, फिर इधर नॉर्म होती है। लेकिन इधर उन्होंने अंडर रूट नहीं लगाया, इधर स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बाद में अंडर रूट तो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वही कर लें, स्क्वायर रूट लगाएं, उसके अंदर पहली वैल्यू का स्क्वायर लिखें प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का और प्लस चौथी का, फिर उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास लीस्ट स्क्वायर एरर आ जाएगा। अच्छा, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड करना हमने एक इक्वेशन से तो सीख लिया। अब एक और इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं। देखें जनाब, आपको पता है कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, इस तरह से आप लिखते हैं ना अपनी जो हमारी इक्वेशन होती है। अब हमने ए को पीछे पढ़ा था कि हम ए को फैक्टराइज करके क्यू आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना कि क्यू आर फैक्टराइजेशन, कि ए को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्यू एंड आर लिख सकते हैं। तो ए की जगह मैंने क्यू आर कर दिया, एक्स को हम एक्स हैट कह देते हैं, और सामने क्या आ रहा है, इसको एक्स हैट क्यों किया है, क्योंकि हमने जनरल उसका लीस्ट सोल्यूशन निकालना होता है ना, तो वो एक्स हैट होता है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप एक्स हैट निकालना चाहते हैं तो आपको इन दोनों को उठा के उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो दोनों का इन्वर्स होगा ना, यानी आप जो है एक्स हैट निकालने के लिए क्यू को भी उधर ले जाएंगे और आर को भी, तो दोनों का इन्वर्स हो जाएगा और साथ में बी आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि क्यू जो है ये क्योंकि ऑर्थोगोनल होता है, तो इसका इन्वर्स ले लें या इसका ट्रांसपोज ले लें, एक ही बात है। तो इन्वर्स की जगह हम ट्रांसपोज लिख लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज लेना आसान होता है, साथ में बी, तो ट्रांसपोज तो इजीली आ जाएगा। लेकिन आर फिर वही मसला कि अगर मैट्रिक्स बड़ा है तो आर इन्वर्स फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आर को फिर शिफ्ट नहीं करते, हम आर को इधर ही रख लेते हैं कि आर इधर ही रहे, इसके साथ सिर्फ क्यू उधर चला जाए, तो ये रह जाएगा आर एक्स हैट, और जब क्यू उधर जाके इन्वर्स बनेगा, इन्वर्स को आप ट्रांसपोज बना देंगे तो क्यू ट्रांसपोज बी। तो बेसिकली ये इक्वेशन अब हम यूज़ करेंगे आगे, बजाय उसके जो हमने पहले यूज़ की है, ए ट्रांसपोज ए एक्स हैट इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। पहले हम ये यूज़ कर रहे थे ना, अब हम एक नई इक्वेशन के थ्रू इसको लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। पेपर में अब कौन सी यूज़ करनी है, पेपर में अगर उन्होंने सिर्फ कहा है ना लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड करें, तो ये ज़्यादा आसान है जो हम अभी सीख कर आए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्यू फाइंड करना आपको याद होगा पिछले लेक्चर में बहुत लंबा काम है, कि आप पहले जो है वो v1 v2 v3 निकालते हैं, फिर उनकी मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं, फिर उनके यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं, फिर आपके पास क्यू आता है, फिर आपने आर फाइंड करना होता है, तो वो भी एक लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। उसकी बजाय ये वाला काम ज़रा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट में कह देते हैं कि आपने क्यू आर वाली फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन निकालना है, फिर वहाँ पे हमारी मजबूरी होगी कि हमने इसी मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। अब ये लॉन्ग में अगर आता है तो मुझे लगता है कि वो सारा काम एक साथ नहीं देंगे, क्योंकि क्यू फाइंड करने वाला अपना काम बहुत लंबा है। तो हो सकता है वो आपको क्यू और आर की वैल्यू पहले से दे दें और फिर आपने सिर्फ एक्स हैट निकालना हो, या वो क्यू निकाल के दे दें और आपने सिर्फ आर और एक्स हैट निकालना हो। तो इस तरह कोई आधा काम आपको वो कर देंगे और आधा आपने खुद करना होगा। एग्जाम्पल देखें, कहते हैं find the least square solution for a this and this but using ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ये यूज़ करना है आपने। अब ग्राम स्मिथ प्रोसेस या क्यू आर फैक्टराइजेशन का अगर नाम आता है तो फिर आपने यही काम करना है। अभी ऊपर स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ तो इसमें आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट में लिखा होगा तो फिर लाजमी आपने यही करना होगा। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें ए जो है वो ज़रा बड़ा है, 3/4 का है। मैं पहले आपको एग्जाम्पल 2 करवा देती हूँ जिसमें ए छोटा है, ऑर्डर कम है उसका, उससे ज़रा आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। फिर आप ये वाली एग्जांपल पिछली खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी लंबी सॉल्व करूँगी तो टाइम बहुत लगेगा, क्यू फाइंड करने पे काफ़ी टाइम लग जाना है। अच्छा जी, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन यूजिंग दिस इक्वेशन। अब उन्होंने बता दिया है कि आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करके निकालना है, तो अब क्यू आर फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले क्यू और आर फाइंड कर लेते हैं। देखें, ए आपके पास है 316,202। आपने पहले क्यू आर फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले हमें क्यू फाइंड करना होता था। क्यू अगर आपको याद हो, हम पहले x1 और x2 लिख लेते होते थे। x1 जो है वो ए का पहला कॉलम था, x2 इसका दूसरा कॉलम था। अब v1 और v2 फाइंड करना है आपने। v1 तो वही होता है जो x1 होता है, ये तो हो गया काम आसान, ठीक है। v2 के लिए हम लगाएंगे फार्मूला, जो क्या था, x2 माइनस दोबारा x2 डॉट v1 ओवर v1 डॉट v1 साइड पे v1। आपने x2 पुट कर देना है यहाँ पे। x2 हमारे पास है 1 2 2 माइनस, फिर से x2 आ जाएगा 1 2 2 डॉट v1 आ जाएगा जो ऊपर लिखा है हमने 360, नीचे भी v1 360, फिर से v1 360, साइड पे भी v1 360। 1 2 2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 6 ज़ार 12
2 0 0 और ओवर के नीचे 3 3 ज़ार 9, 6 6 ज़ार 36, 0 0 0। तो ये चीज़ आ गई। अब 7 3 6 0 एज इट इज़। अब 1 2 2 माइनस, इनको कर दें 12 + 3 ये 15 हो जाएगा। 36 में आप 9 ऐड करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। 3 6 0 1 2 2 एज इट इज़ माइनस, इनकी कटिंग कर दें। 15 1 ज़ार 15 3 ज़ार, तो 1/3 को आप जो है वो अंदर ले जाएं। 3 रह जाएगा ना नीचे, 3 इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 3 इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 और 0 के साथ तो वो 0 ही रहेगा। अब इनको माइनस कर लें। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 2 - 0 ये 2। ये आपने V2 निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन अब हमने इनके यूनिट वेक्टर्स भी निकालने होते हैं, तो V1 का पहले V2 का साथ ही निकाल लेते हैं। V2 का यूनिट वेक्टर होगा U2, जो कि किसके इक्वल होगा? V2 ओवर V2 की मैग्नीट्यूड या इसकी नॉर्म। ऊपर V2 आ जाएगा, नीचे इसकी नॉर्म आएगी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये दोनों तो हो जाएंगे ना ख़त्म। 4 का अंडर रूट लेंगे, फिर से 2 आ जाएगा। अब 2 को सबके साथ आपने डिवाइड कर देना है, तो ये ऊपर वाले तो 0 रहेंगे, ये 1 हो जाएगा। U2 आ गया। इस तरह से U1 निकालना है, वो होगा V1 ओवर V1 की नॉर्म। तो ऊपर V1 लिख लेते हैं हम, जो हमारा आया था 3 6 0। नीचे इसकी नॉर्म फाइंड कर लेनी है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 0 का तो 0 होगा, तो 3 6 0 इनका आप लेंगे 45 आएगा। 45 का आपने ले लेना है अंडर रूट। 45 को अगर आप करें ना तो ये 3 अंडर रूट 5 बचता है, तो 3 के साथ भी 3 अंडर रूट 5 डिवाइड कर दें और 6 के साथ भी 3 अंडर रूट 5 डिवाइड कर दें, फिर 0 के साथ करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा ना। तो 3 3 कट हो गई, ये रह जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 5। फिर ये 3 2 ज़ार 6 होके 2 ओवर अंडर रूट 5 और ये 0 रहेगा, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें। ये पीछे हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह से डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो तो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कॉमन लेके आप ख़त्म कर दें, या अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करके डिवाइड भी करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको ख़त्म कर दूं तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे 2 और फिर 0। उन्होंने यहाँ पे इस एग्जांपल में ख़त्म कर दिया है, तो मैंने भी कर दिया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे ही उसको लेकर चल सकते हैं अंडर रूट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 0 पहला वेक्टर आ गया, V1 यूनिट वेक्टर U1, और U2 जो है वो 0 0 1 आया था। अब इनको मिला के हमने Q बना लेना है। पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, Q हमारे पास आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है R। तो हमने पढ़ा था A इज़ इक्वल टू QR होती है ना इक्वेशन। तो आप अगर R फाइंड करना चाहते हैं तो Q इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, Q इन्वर्स है, लेकिन Q इन्वर्स को आप Q ट्रांसपोज भी कह सकते हो। तो बेसिकली R फाइंड करने के लिए हमें Q ट्रांसपोज इंटू A फाइंड करना है। तो Q ट्रांसपोज लें, यानी जो Q आया है उसका ट्रांसपोज इंटू A की वैल्यू। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। Q भी आ गया, R भी आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी इक्वेशन लिखनी है जो हमने पीछे यूज़ की थी, एक्स हैट फाइंड करने के लिए पड़ी थी। R एक्स हैट इज़ इक्वल टू Q ट्रांसपोज इंटू B, ये इक्वेशन थी। R मेरे पास आ चुका है, Q ट्रांसपोज भी है मेरे पास और B भी है। सबको यहाँ पुट कर दें तो आपके पास एक्स हैट आ जाएगा। R को पुट कर देते हैं हम, ये देखें R डायरेक्ट यहीं पे देख लें, R पुट कर दिया उन्होंने, ठीक है। 15 5 0 2, साथ में एक्स हैट आ गया। Q ट्रांसपोज इंटू B को पहले से आप बेशक रफ में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें या इधर ही कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उन्होंने पहले Q ट्रांसपोज को B से पहले मल्टीप्लाई कर लिए, जो आंसर आया वो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दिया है। अब X को आप कह सकते हैं X1 X2, ये देखें 15 5 0 2, X की जगह पे आप इस तरह से X1 X2, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2 वेरिएबल्स आएंगे, साथ में 5 3, ठीक है। अब आपको पता है हमने कहा था जो R होता है ये अपर ट्रायंगुलर होता है। जो अपर ट्रायंगुलर होता है वो तो ऑलरेडी एचलॉन में होता है, तो आपको इसका ऑगमेंटेड बना के एचलॉन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये टाइम सेव होगा आपका, जो हम एचलॉन पे इतना सारा काम करते थे, चाहे वो बड़ा मैट्रिक्स है चाहे वो छोटा मैट्रिक्स है, आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो 2/2 का छोटा सा है ना, अगर जैसे पिछली एग्जाम्पल में 3/4 का आ गया था, क्योंकि वो भी अपर ट्रायंगुलर होगा तो नीचे वाले ऑलरेडी सारे 0 होंगे, ऑलरेडी एचलॉन में ही होगा। तो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन बना लेनी है, 15x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 5, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x2 इज इक्वल टू 3। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आप डिवाइड कर दें, 3/2 तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा 1.8, ये मेरे पास x2 आ गया। अब मैंने x1 निकालना है तो x2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, x1 आ जाएगा, तो x1 निकाल के वो वैल्यू मिलेगी मुझे 1, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है। अब ये x1 और x2 को आपने क्या करना है, इस तरह से सोल्यूशन बना के लिख देना है, क्योंकि ये x1 x2 के इक्वल था ना। तो x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 1.8, ये मेरे पास लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन आ चुका है। इसी तरह आपने पिछली एग्जांपल करनी है। अब देख लें, सबसे पहले आप Q फाइंड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने वर्किंग नहीं की, लेकिन आपको पता है आपने Q कैसे फाइंड करना है। कितनी इसके कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो x1 x2 x3
3 वेक्टर्स आएंगे आपके पास, आपने v1 फाइंड करना है जो कि x1 के इक्वल होगा, फिर v2 फाइंड करना है जिसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे डॉट v1 ओवर v1 डॉट v1 साइड पे v1। इसी तरह से v3 के लिए भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास q आ जाएगा, ठीक है। उनके फिर यूनिट वेक्टर निकाल के ना तो उनको बारी बारी तीनों कॉलम्स में आपने लिख देना है, फिर q का ट्रांसपोज लेके उसको a से मल्टीप्लाई करना है तो r आ जाएगा। जब r और q आ चुके हैं अब आपने अपनी आगे वो इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। r की वैल्यू x की जगह 3 वेरिएबल्स क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, साथ में q ट्रांसपोज इंटू b को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ रही है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रायंगुलर होता है क्योंकि r तो नीचे वाले ऑलरेडी 0 है, आपने डायरेक्ट इक्वेशंस बना लेनी है 2x1 + 4x2 + 5x3 2x2 + 3x3 और ये 2x3, लास्ट में से x3 की वैल्यू निकलेगी, उसको सेकंड में पुट करके आप x2 की निकालेंगे, फिर x1 x2 की आप उधर फर्स्ट में पुट करके x1 की निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको आपने खुद अटैम्प्ट कर लेना है। बस इतना ही काम था। 2 हमने इसके अंदर चीज़ें की हैं। टॉपिक तो एक ही था लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन का, लेकिन उसमें 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा कि हम A ट्रांसपोज A वाली इक्वेशन यूज़ करके कैसे अपना लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा हम QR फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए कैसे अपना लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे दोनों टॉपिक्स, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।